हेलो दोस्तों। महेंद्र जी की पत्नी कांता का देहांत हुए 17 दिन हो चुके थे। 13वीं होने के बाद लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। पत्नी के चले जाने से वह अब अकेले रह गए थे। दोनों बेटे भी अपने परिवार के साथ शहर में अपने अपने घर चले गए थे। महेंद्र जी ने सोचा था कि बच्चे अभी और रहेंगे, मगर बच्चे तो बस माँ की 13वीं होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें तो जाना ही था, वहां जहां वह रहते थे, जहां उनकी नौकरी थी। महेंद्र जी पत्नी कांता की मृत्यु के कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए थे। उन्हें लगा था कि बच्चे उन्हें कहेंगे कि पापा आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, आप भी हमारे साथ शहर चलो। पर दोनों में से किसी ने भी साथ चलने को नहीं कहा। महेंद्र जी की पत्नी की मृत्यु से इतने दुखी थे, बेटों के ऐसे व्यवहार से और भी दुखी हो गए। सभी के चले जाने के बाद महेंद्र जी कमरे में अकेले बैठे हुए पुरानी यादों में खोए हुए थे कि तभी ध्यान आया कि कांता की जो साड़ियां अलमारी में रखी हुई है वह किसी जरूरतमंद को दे देनी चाहिए। वैसे भी तो कांता जरूरतमंदों की मदद करती ही रहती थी। यही विचार करते हुए महेंद्र जी उठे और अलमारी खोलकर पत्नी की साड़ियां देखने लगे। अभी महेंद्र जी साड़ी देख ही रहे थे कि तभी उनकी नजर कोने में रखे हुए कागज पर पड़ी। महेंद्र जी उत्सुकतावश उस कागज को उठाकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि यह तो उनकी पत्नी कांता जी की लिखाई है। स्वर्गवास। पत्नी ने महेंद्र जी के नाम एक पत्र लिखा हुआ था। पत्र कुछ इस तरह था। प्रिय पति देव, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे कैंसर है और वह भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने भी बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके वह जो प्लॉट हमने खरीदा था वह भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। यह सारी बातें आप मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। जिंदगी के 37 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ आपके दिल में क्या है। मेरी मजबूरी तो देखिए, मैं आपके आंसू भी नहीं पहुंच सकती। आप अकेले में जब रोते हो तब मैं छुप कर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। देखिए, जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पहुंच सकते। आप सोचते हैं आपको रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, और यहाँ मैं नहीं चाहती कि आप कमजोर पड़े। कितनी अजनबी हो। जी हूं ना। मैं आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 3-4 दिन की मेहमान हूँ। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। यह कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। डर लगता है यह सोचकर कि आप मेरे जाने का दुख कैसे सह पाओगे। शाम को घर आते ही मुझे ढूंढते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। अपना दिल मजबूत कर लेना। जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे बुलाना। 2 दिन बच्चों के पास या फिर मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ, मगर आप हिम्मत मत हारना।
बच्चे भी पास नहीं है। वह अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त है। जानती हूँ आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे, पर फिर भी मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल मत रोना, अपने दिल को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना आपकी कांता कितनी मजबूत हो गई है, दुनिया से विदा होने वाली है। रात दिन दर्द को लेकर जी रही हूँ, मगर एक बार भी नहीं रोई। ऐसा लग रहा है आपके और मेरे साथ का सफर बहुत छोटा है, मगर क्या करूं, अब इस जिंदगी के सफर में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। जीवन में इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया, मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया, मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लगी हुई है, बुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको समय को संभालना ही होगा। मैं रोज भगवान के घर से देखा करूंगी, जब आप परेशान होंगे मैं आपके साथ हुआ करूंगी। और हाँ, आप टाइम पर नहा लेना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको यह सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। और हाँ, अब मैं इस घर में ना रहूंगी। अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं आपके साथ थी, आप घर की सारी चिंताओं से मुक्त थे। जैसे दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी जब वह छोटे थे, वैसे ही अब आपका भी ख्याल रखना पड़ता है। मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना, लापरवाही छोड़ देना, रूठना भी छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी कांता नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बांधने के लिए आपकी कांता नहीं होगी। सुनो, अब दिल टूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है और नहीं लिखा जा रहा है। हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रही हो, तो मुझे लिखने का समय मिल गया। मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूंगी या ना उठूंगी। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ, आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। पता नहीं, हो सकता है आपके हाथों के तकिए पर लेटे हुए, आपके सीने से लिपटे हुए ही सांसें थम जाए। हम फिर मिलेंगे अगले जन्म में, हम फिर से साथ होंगे। पत्नी का लिखा खत पढ़कर महेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। कांता के साथ बिताया एक एक पल उन्हें बहुत याद आ रहा था। कांता के जाने के बाद समय काटे नहीं कट रहा था, ना कुछ खाने का मन करता था, ना ही उन्हें नींद आती थी। और बच्चे शहर जाकर पिता को ऐसे भूल गए कि जैसे महेंद्र जी से उनका कोई रिश्ता ही ना हो। इतने स्ट्रेस और अकेलेपन के कारण महेंद्र जी की तबीयत खराब होने लगी। ना समय पर खाना ना सोना, जिसके कारण शरीर में कमजोरी भी आ गई। महेंद्र जी का चेहरा चचेरा भाई सुक्कड़ भी पड़ोस में ही रहता था। वह लगभग प्रतिदिन हाल चाल पूछने आ जाता था। आज वह आया तो उसने देखा कि भाई साहब आज कुछ ज्यादा ही कमजोर दिखाई दे रही है। कमजोरी के कारण महेंद्र जी ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे।
शुक्र ने उनसे कहा कि भाई साहब, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। आप अकेले अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाते। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ समय के लिए ऋषभ या संदीप के पास चले जाओ। महेंद्र जी ने शुक्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप छत को निहारते रहे। शुक्र भी बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर चिंतित हो उठा था, पर वह भी क्या करता। दिन में वह अपने काम पर चला जाता था। उसके अपने बच्चे भी अपने अपने कामों में, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। शुक्र ने ऋषभ को फोन करके कहा कि बेटा, कुछ दिन के लिए अपने बाबूजी को अपने पास ले जाओ। यहाँ पर यह अकेले ना ठीक से खाते हैं और ना ही सोते हैं। इस कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया है। बेटा, तू आकर भाई साहब को ले जा, उनका कुछ मन ही बदल जाएगा। ऋषभ ने चाचा से बात होने के बाद छोटे भाई संदीप को भी फोन करके बताया कि शुक्र चाचा जी का फोन आया था। बता रहे थे कि बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बोल रहे हैं थे कि हम दोनों में से कोई एक बाबूजी को अपने पास ले आए। देख संदीप, तू अपनी भाभी को तो जानता ही है। बाबूजी का यहाँ लाने का सुनते ही वह चीख चीख कर करेगी, बहुत कलेश कर देगी। तो तू बाबूजी को, ऋषभ अपनी बात पूरी तरह से बोल भी नहीं पाया कि संदीप बीच में ही बोला, अरे भैया, मैं कैसे बाबूजी को अपने घर रख सकता हूँ। आपको तो पता है, हम दोनों पति पत्नी काम पर जाते हैं, तो बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा। दोनों भाइयों में से कोई भी अपने पिता को अपने पास नहीं रखना चाहते थे। उधर गांव से शुक्र चाचा के रोज फोन आते थे कि बेटा, जल्दी अपने बाबूजी को याद यहाँ से ले जाओ, वरना कहीं तुम दोनों अपनी माँ की तरह उन्हें भी ना खो दो। चाचा के बार बार फोन करने पर ऋषभ ने सोचा कि लोगों की शर्म लज्जा के लिए बाबूजी को कुछ दिनों के लिए अपने पास लाना ही होगा, वरना तो गांव भर में थू थू होगी। ऋषभ ने पत्नी से कहा कि गांव से चाचा जी का बार बार फोन आ रहा है कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें यहाँ से ले जाओ। ऋषभ के बाबूजी को गांव से यहाँ लेकर आने की बात सुनकर उसकी पत्नी गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं ऋषभ, तुम्हारे बाबूजी यहाँ नहीं आएंगे। मैं उन्हें यहाँ बुलाकर अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बाबूजी की सेवा नहीं कर सकती। ऋषभ ने जैसे तैसे गांव समाज के लोगों के तानों का डर दिखाकर, साथ ही बाबूजी की प्रॉपर्टी का लालच देकर पत्नी को मना ही लिया। आखिरकार ऋषभ ने महेंद्र जी को लेने के लिए गांव जाना ही पड़ा। अपने बाबूजी को लेने के लिए ऋषभ जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि बाबूजी बहुत कमजोर हो गए हैं। ऋषभ को आकर देखते ही बाबूजी ऋषभ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। ऋषभ उस दिन शाम को ही बाबूजी को लेकर शहर में अपने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने बेमन से बाबूजी के पैर छुए और ऋषभ से इशारा करके बताते हुए कहा कि मैंने बाबूजी का बिस्तर छोटे रूम में लगा दिया है। छोटा रूम जो कि स्टोर रूम था। फिर बोली, आप बाबूजी को वहीं लेकर चलो
मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। ऋषभ हैरान होते हुए पत्नी से कोई भी सवाल किए बगैर बाबूजी को उनके सामान के साथ लेकर स्टोर रूम में चला गया। बाबूजी ने उस छोटे कमरे में जाकर देखा कि छोटा सा कमरा है और उसमें घर का फालतू सामान रखा है और कमरे के कोने में फोल्डिंग बेड डाला हुआ था जिस पर एक चादर बिछाई हुई थी। यहाँ तक कि बिस्तर पर एक तकिया भी नहीं था। खैर बाबूजी को बिस्तर पर बैठाकर ऋषभ उनसे बोला कि बाबूजी आप आराम करो, मैं अभी जरा कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। ऋषभ तो वहां से चला गया। महेंद्र जी हैरान परेशान होकर बिस्तर पर बैठे रहे। 4 घंटे बाबूजी को आए हुए हो गए थे, परंतु अभी तक उनके लिए कोई चाय नाश्ता नहीं आया था। कुछ देर बाद एक लड़की उनके लिए कप चाय और कुछ बिस्कुट लेकर आई। यह लड़की शायद घर का काम करने वाली थी। अगले दिन रविवार था। ऋषभ घर पर ही था। आज छुट्टी थी तो संदीप और उसकी पत्नी दोनों बाबूजी से मिलने आए थे। संदीप और उसकी पत्नी दोनों बाबूजी से मिलकर कुछ ही देर में जाने लगे तो ऋषभ की पत्नी ने देवर देवरानी पर ताना कसते हुए कहा, वाह देवर जी, मेहमानों की भांति आए और चल दिए। यह नहीं सोचा कि बाबूजी को कुछ दिन अपने साथ अपने घर लेकर चले जाएं। ऋषभ की पत्नी की बात सुनते ही संदीप ने तो कुछ नहीं कहा, मगर संदीप की पत्नी ने तुमकते हुए कहा, दीदी अभी तो बाबूजी को आए हुए मुश्किल से 2 दिन भी नहीं हुए और दीदी कान खोल कर सुन लो, बाबूजी को आप चाहे अपने पास रखो, गांव भेजो या फिर वृद्ध आश्रम में भेजो, मगर मैं अपने पास बाबूजी को बिल्कुल नहीं रखूंगी। ऋषभ की पत्नी भी हाथ नचा नचाते हुए बोली, वाह जी वाह, यह क्या बात हुई। बाबूजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा तो बड़ी जल्दी से ले लोगे तुम दोनों और उन्हें अपने पास रखने में परेशानी हो रही है। तभी संदीप बोला, भाभी प्रॉपर्टी में हिस्सा तो आप भी लेगी ना, आप कौन सा मना कर देगी। अरे प्रॉपर्टी में हिस्सा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और कहाँ जाएगी प्रॉपर्टी। दोनों बेटों और बहुओं के बीच होने वाली बातें बाबूजी भी सुन रहे थे और अपने कमरे में बैठे हुए आंसू बहा रहे थे। रोते हुए उन्होंने अपने जेब में रखा हुआ पत्नी कांता का अंतिम खत निकाला और उसे पढ़ने लगे। उनकी आंखों से बहते आंसू खत पर उनकी पत्नी के लिखे शब्दों को भिगो रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जैसे कांता उनके पास बैठी हुई कह रही हो कि आप तो इतने कमजोर कभी नहीं थे, फिर आज इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हो। मैं हर पल हर अक्षण आपके साथ हूँ। आप गांव में जाओ और समय अपना ध्यान रखो। आपकी ताकत बनकर मैं आपके साथ पल पल रहूंगी। और फिर गांव में सुक्कड़ भैया भी है, वह और उनके बच्चे भी आपका ख्याल रखेंगे। भूल जाओ कि आपके कोई बेटे हैं। यह स्वार्थी है, इन्हें केवल प्रॉपर्टी चाहिए। पता नहीं कांता सच में उनके पास बैठकर यह सब बोल रही थी कि यह सब उनके स्वयं के विचार थे। पर उन्होंने एक ठोस निर्णय लिया और उसी दिन वह बिना बताए गांव पहुंच गए। गांव में सुक्कड़ ने उन्हें आए हुए देखा तो वह हैरान होते हुए बोला, अरे भाई साहब, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। अभी तो कुछ दिन और वहीं रहते बेटों के पास।
महेंद्र जी रोते हुए सुक्कड़ के गले से लिपट गए और रोते हुए सुक्कड़ को पूरी बात बताई। सुक्कड़ ने बड़े भाई के आंसू पोंछे और उनसे कहा, भाई साहब, आप मेरे होते हुए रोते क्यों हो? मैं हूं ना, आपका छोटा भाई। और फिर महेंद्र जी लगभग 21-22 वर्ष जीवित रहे। सुक्कड़ ने और उसके परिवार ने उनका खूब ख्याल रखा। अपनी मृत्यु से पहले महेंद्र जी ने पूरी प्रॉपर्टी सुक्कड़ के नाम कर दी। दोनों बेटे अपने चाचा सुक्कड़ से खूब लड़े, मगर लड़ने के अलावा अब कर भी क्या सकते थे। आखिर उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, क्या महेंद्र जी ने अपने चचेरे भाई सुक्कड़ के नाम पूरी प्रॉपर्टी करके सही किया, या फिर उन्हें अपने बेटों को भी कुछ देना चाहिए था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।